सुप्रभात। मैं श्रीमती सोनल मयूर शुक्ला, प्रशिक्षिका, मालवनी टाउनशिप इंग्लिश म्यूनिसिपल स्कूल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे सारे उपस्थित अधिकारी गण और मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी शासिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम कहानी पढ़ी थी ना, आपको बहुत अच्छी लगी, सबको याद है ना कहानी? तो आज हम एक नई कविता सीखेंगे। कविता सबको अच्छी लगती है ना? ओके, तो चलो आज हम पहले एक चित्र देखते हैं। वो चित्र में क्या है वो समझेंगे। ठीक है बच्चों, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। हाँ, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, गुरु शिष्य परंपरा। ये बहुत पहले की बात है, वैदिक समय की बात है, जहाँ पे शिक्षक उसको गुरु कहा जाता था और वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें शिष्य कहा जाता था। यहाँ पे देख रहे हो ना आप सब कि गुरु पेड़ के पास बैठे हैं और बच्चे उनके आजू बाजू शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बच्चों, आपको पता है, हम तो स्कूल में जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उस जमाने में चाहे राजा का बेटा हो या कोई भी हो, जिसे भी शिक्षा लेनी है, वो गुरु माँ और गुरु जी दोनों के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती थी, तब तक उन्हें वहीं रहना पड़ता था। सुबह जल्दी 4 बजे उठना पड़ता था, उन्हें भगवान का नाम लेना पड़ता था। तो ये सारी चीजें वो वहाँ सीखते थे। जिंदगी में जीने वाली क्या कैसे कठिनाइयों से सामना करना है, कौन से हमें अच्छे संस्कारों का हमारे जीवन में ग्रहण करना है, ये सारी बातें उन्हें वहाँ सिखाई जाती थी। ऐसे ही एक बड़े गुरु हो गए थे। ऐसे ही उनकी आश्रमशाला में बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु को ऐसे लगा कि मेरे बच्चों को मैं जो सिखा रहा हूँ वो बच्चे ठीक से सीखे हैं कि नहीं। ऐसे उनको एक बार मन हुआ। उन्होंने क्या किया पता है आपको? उनके जो शिष्य थे ना, उनके तीनों को अलग अलग रास्ते पे भेज दिया और तीनों के रास्तों पे उन्होंने पत्थर बिछा दिए। पत्थर रहते ना, इतने पत्थर, वो सारे उन्होंने बिछा दिए और तीनों को बोला कि आप ये रास्ते पे जाके वापस आना। जो पहला शिष्य था ना, वो उसने क्या किया होगा, वो उस रास्ते पे लांग के मतलब उसको कूद के सामने चला गया। और दूसरा शिष्य था ना, उसने क्या किया होगा, उसने क्या मालूम है, जो पत्थर रखे थे ना उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया और खुद वहां से निकल गया। लेकिन तीसरा जो शिष्य था ना, वो बहुत होशियार और सयाना था। उसने क्या किया पता है? उसने एक 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 करके सारे पत्थर साइड में रख दिए, ताकि लोगों को भी उसकी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो तीसरा शिष्य था, उसका जो कार्य था, वो कार्य से जो गुरु थे बहुत खुश हो गए हैं। उन्होंने उसको शाबाशी दी और उन्होंने उसको बोला कि बेटा, तूने जो कार्य किया है वो हमेशा सराहने के लायक है, क्योंकि तूने खुद का नहीं दूसरों का पहले सोचा है। तो उसका काम अच्छा था, उसका कर्म अच्छा था, तो इसी वजह से उसे गुरु ने शाबाशी दी। पहले वाले ने सिर्फ खुद का रास्ता निकाला, दूसरे वाले ने भी खुद का ही रास्ता निकाला, कुछ किए बगैर। लेकिन तीसरे वाले ने सबके लिए सोचा। जो सबके लिए सोचता है ना, वही
अच्छा कहलाता है वही जिंदगी में आगे आता है और उसी की जिंदगी में उसकी नामना होती है, वो बड़ा बनता है। तो चलो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक कविता सीखेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे, समझेंगे, जिसका नाम है फूल और कांटे। अभी जैसे लेखक होते हैं ना, वैसे जो कविता लिखते हैं उसे हम कवि कहते हैं। तो ये कविता किसने लिखी है आपको पता है? हाँ, इनका नाम है कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनको एक उपनाम भी दिया गया है, जो उनको हरियोध नाम से भी जानते थे। आपको पता है इनका जन्म 1865 में हुआ था। और कहाँ हुआ था पता है आपको? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनकी मृत्यु 1947 में हो गई। उन्होंने काफी सारी रचनाएं लिखी थी, प्रेम प्रवास, पद्य प्रश्न, और ये इतनी सारी उनकी फेमस थी, प्रेम कांता वगैरह वगैरह, बहुत फेमस थी। उनका परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ? खड़ी बोली, खड़ी बोली बोलेंगे तो एकदम शुद्ध हिंदी, जिसमें पहले के लोग उसी भाषा में, हिंदी थी लेकिन हिंदी में एक खड़ी बोली भी बोली जाती थी, तो उनकी वो रचनाओं में उनका वो बहुत फेमस थे। और प्रारंभिक मतलब जब कवि ने कविता लिखना शुरू किया, रचनाएं बनाई, तो उनमें उनका महत्वपूर्ण स्थान था। आप हिंदी में एक आधार स्तंभ हो, मतलब आप, मतलब यहाँ पे अयोध्या सिंह जी, हरियोध जी, उनका स्थान हिंदी भाषा में बहुत महत्व का है। उन्होंने बहुत योगदान दिया है। प्रस्तुत कविता यानी फूल और कांटे की कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो बच्चों, आज हम कविता पहले हम ध्यान से सुनेंगे। जिसके पास किताब है वो किताब निकालेंगे। किताब में पाठ 2, कविता 2, फूल और कांटे खोलना है आपको। हाँ, और जिनके पास किताब नहीं है वो स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। चलो बच्चों, हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक सी ही चांदनी है डालता। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर्षवन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तक। एक है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। फूल लेकर तितलियों को गोद में,
भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निरारे रंग से, है सदा कलेजी की खिला, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा सोता है सर सभी पर, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी के हो बड़प्पन किस कसर, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? आप भी ये कविता याद करेंगे ना? हाँ, ये कविता कैसे गानी है तो मैंने आपको बता दी है, तो आपको इसकी अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, अभी हम कविता के एक एक पंक्ति का विस्तार से उसका अर्थ जानेंगे। हाँ, अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहले कि हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा है पालता। इसका मतलब हमारा जो जन्म है, मतलब यहाँ पे कवि ने बताया है कि जो जन्म लेते हैं एक ही जगह पे, उनकी जगह एक ही है, एक ही पौधे में पालता है, मतलब उसका उन्हें सींचता है, पालता है, और रात में उन पर चमकता है चांद भी। मतलब पौधा भी एक है, जन्म भी एक ही जगह हुए हैं, एक ही जगह पाले पोसे और बड़े हुए हैं, और जब रात होती है ना, तो रात में भी उनपे जो चांद की चांदनी है, रोशनी है, वो भी उन्हें एक समान मिलती है। तो यहाँ पे पालता का मतलब क्या हुआ बच्चों? उनको बड़ा करना, उनको संभालना, उनका भरण पोषण करना। हाँ, रात, रात मतलब रात का जब समय होता है ना, दिन खत्म होता है और रात शुरू होती है, उसके बाद चांदनी, चांदनी की जो शीतलता है, वो शीतलता भी उसकी जो रोशनी में है, वो सबको एक समान मिलती है। ऐसे नहीं कि भाई फूलों को ज्यादा मिला, कांटों को कम मिला। तो बच्चों, मुझे ये बताओ, आप तो बहुत सारे फूलों को जानते हैं, आप लोग बगीचे में भी जाते हैं, है ना? और जब आप आते जाते तो रास्ते में काफी सारी फूलों को देखते हैं। तो कौन सा ऐसा फूल है जिसमें कांटे होते हैं? हाँ, बराबर, मतलब जो उसे हम गुलाब, गुलाब का जो पौधा है, उसके अंदर गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। और गुलाब, गुलाब सबको पसंद है ना? एवरीवन लाइक गुलाब, वेरी गुड, ओके। तो ये जो गुलाब का फूल है, उसमें कांटे होते हैं और उसके ऊपर फूल होते हैं। समझ में आया? तो आगे हम देखेंगे। मेह उन पर है बरसता एक सा। इसका मतलब क्या हुआ? मेह मतलब बादल, बादल में से बारिश आती है ना, तो वो भी उन पे सब एक समान गिरता है। ऐसे नहीं कि फूलों पे ज्यादा बारिश गिरा, कांटों पे कम गिरा, सब दोनों पे एक समान गिरता है। एक सी उन पर हवा है बही। हवा मतलब पवन, वायु, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। बही का मतलब है चली। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि एक समान बरसात होती है, बरसात के बूंदे एक समान गिरते हैं, उन पर हवाएं भी एक समान ही चलती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें। पर मतलब हमेशा, हमें ऐसे दिखाता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं।
दिखाता मतलब हमें बताता है कि ढंग, ढंग का मतलब उनका जो व्यवहार है ना, मतलब फूल का व्यवहार और यहाँ पे कांटों का व्यवहार, दोनों अलग अलग है। तो एक से होते नहीं मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। अभी आपने देखा ना कि गुलाब का पौधा है, वो एक ही गमले में पलता है, उसके कांटे भी उसके साथ रहते हैं, फिर भी दोनों के व्यवहार में, दोनों के तरीके में बहुत सा हमें फर्क दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे अभी कांटे के बारे में हमें कवि ने बताया है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां। जो हम अभी जब गुलाब का हम फूल निकालने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लगता है, उंगली, अपनी जो उंगली है ना उससे हमें कांटा लग जाता है। तो वो क्या करता है, छेद कर मतलब फाड़ना, हमारी उंगलियों में उससे खून निकलता है, वो उसे फाड़ देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। वर मतलब सुंदर। कभी कभी हम, पता है ना, अच्छे से कपड़े पहने रहते हैं, वो कपड़े अगर हमारे कांटों से गुजरेंगे तो कितने भी सुंदर, कितनी भी भारी कपड़े रहेंगे तो उसे वो फाड़ देता है। यहाँ पे वसन यानी वस्त्र और वर यानी सुंदर, फाड़ मतलब काट देना। तो यहाँ पे कवि ने कांटों का जो व्यवहार है, कांटों का जो तरीका है, वो हमें यहाँ पे बताया है। प्यारे डूबी तितलियों के पर कतर। प्यार मतलब जो ये तितलियां हैं वो जब बागों में जाती है ना तो फूलों पे बहुत मंडराती रहती है, प्यार से उनके पास आकर्षित होती है। और ये जो तितलियां, सबको पता है तितलियां, आप लोग ने सबने देखी है ना तितलियां, ज्यादातर हमें बागों में जहाँ पे फूल रहते हैं वहां पे हमें तितलियां बहुत से दिखाई देती है। तो ये जो तितलियों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बटरफ्लाईज। हाँ बच्चों, तो तितलियों के पर कतर, कतर मतलब घायल करना, काटना, मतलब जो तितलियों के जो पर होते हैं ना, पर, उनमें वो कतर लगा देता है। वो मंडराने जाते हैं फूल पे, लेकिन फूल पे बैठते बैठते ही वो जो कांटे उनको चुभते हैं, उनको काटते हैं, उनको घायल कर देते हैं। अच्छा, मतलब तितलियां तो बैठती है फूलों पे, लेकिन भौर, भौर मतलब भौरा, आप सबने भौरा देखा है ना, गून 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 करता रहता है। आपने कभी नजदीक गए होगे तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो ये जो भौरा है, वो भौरा को भी वो वेद देता है श्यामतन। भौर का है वेद देता श्यामतन। भौर का जो रंग है वो कौन सा होता है, सांवला। श्याम मतलब सांवला होता है। तो उसे वेद था, वेद मतलब उसको छेद करता है, मारना, लगना, घायल करना, काटना, ये उनके जो शरीर है, श्याम वर्ण का शरीर है, उसे छेद कर देता है। तो यहाँ पे कवि ने हमें ये बताया है कि जो तितलियां हैं, भंवरे हैं, जो फूलों के पास आकर्षित होते हैं, उनके पास जाती है प्यार से, खुशी से, तो वो उन्हें चुभता है, उन्हें तकलीफ देता है, उन्हें जो वो कार्य करते रहते हैं उसमें उन्हें दिक्कत देता है, उन्हें तकलीफ देता है। हे खटकता एक सबकी आंख में। अभी खटकता का मतलब है किसी की आंखों में खूंचना, पलकों में खूंचना। हाँ, दूसरा है सोहता सरसीस पर, मतलब अभी ये जो कांटा है उसकी विशेषता बताइए कि वो किसी की आंख में खूंचता है। हम किसी को तकलीफ देंगे तो कोई भी हमारे पे गुस्सा करता है, वो हमारे आंख में खटकता रहता है। दूसरा सोहता, सोहता मतलब उसका सजाना, उसका शोभा देना। सूर्य शीश पर, सूर मतलब यहाँ पे
देवता भगवान शीश, मतलब जो देवता है उनके शीश पे ये बैठता है। समझ में आया आपको? हाँ हाँ। और उसके पहले और एक चीज कि ये जो फूल है ना वो क्या करता है, आपने देखा होगा। मैं स्क्रीन में वापस बताती हूँ बेटा जरा। वो क्या करता है कि ये जो तितलियां है ना उन्हें चुभता है, तकलीफ देता है, लेकिन ये जो फूल है ना उन्हें प्यार से गोद में बिठा देता है। और और क्या करता है, उन्हें बहुत दुलारता है फूल, उसको प्यार से अपने गोद में लेता है और भौर को अपना अनूठा रस पिलाता है। अनूठा मतलब अनोखा रस पिलाता है। और निज सुगंध, निज मतलब अपनी सुगंध से। अभी आप सबको पता है जो ये भौरा है वो फूलों पे क्यों बैठता है? हाँ, रस पीने के लिए। मधुर रस वो लेके जाता है और वो वहां से रस लेके उसमें से ही मधुमक्खी मध बनाती है, उसको हम शहद भी बोलते हैं। निज सुगंध और निरारे रंग से, मतलब खुद की सुगंध से और निराले रंग से, खुशबू, सुगंध मतलब खुशबू से आकर्षित करता है हमें। इत्र आपने देखा है ना, अभी सारे फूलों से कितने सारे इत्र बनते हैं आपको पता होगा। गुलाब का इत्र है, मोगरा का इत्र है, जितने भी फूल है वो सबके इत्र बनाए गए हैं। तो खुद की सुगंध से वो उन्हें आकर्षित करता है और उनका रंग भी अलग अलग निराले, कोई लाल, कोई पीला, कोई सफेद, ऐसे बहुत सारे रंगों में ये फूल होते हैं। हे सदा देता कली जी की खिला, वो सभी को अपनी जी में, मतलब सबको खुशी से अपने में लेता है। कली जी का खिला यहाँ पे एक कहावत है, तो हमेशा वो उन्हें खुश रखता है, उनको बहुत अच्छे से रखता है। समझ में आए इतना? अभी आगे की स्क्रीन देखेंगे। है खटकता एक सबकी आंख में, तो यहाँ पे हमने कांटों के बारे में देखा और फूलों की भी विशेषता की। तो कांटा हमेशा आंख में खटकता रहता है, हमें तकलीफ देता है, लेकिन फूल है, फूल अपनी अच्छाइयों की वजह से देवता के शिर में, भगवान के शीश पे उसे चढ़ाया जाता है। किस तरह फूल की बड़ाई कला दे, मतलब यहाँ पे कवि ने हमें बताया है कि ये जो आंख में खटकता है कोई उसे अपने पास लेगा? अगर आप लोग खेलते रहोगे और आपको कोई आके तकलीफ देगा तो आप उसे अपने ग्रुप में लेते हो? नहीं ना, उसे साइड में कर देते हो। वैसे ही सबकी आंखों में ये कांटा खुचकता है, और जब ये गुलाब है या फूल है वो सब अपने पलकों में संभालता है, तो उसे कहाँ कहाँ स्थान मिलता है? भगवान के शीश ऊपर उसे हम चढ़ाते हैं ना। आप लोग भी मंदिर जाते हो तो फूल लेके जाते हो कि नहीं? और जो दरगाह में जाते हैं वो भी फूल लेके जाते हैं, है ना बच्चों? किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, मतलब कुल, कुल मतलब वंश परंपरा, बड़ाई मतलब कैसे उनको हम बड़ा बनाए, कि जो किसी के हो बड़प्पन की कसर, मतलब उनमें कुछ बड़प्पन ही नहीं है, वो कुछ अच्छाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके कुल की कैसे नामना होगी, बड़प्पन उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि हमारा कर्म ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी भी कुल में जन्म ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो कर्म है, हमें हमेशा अच्छा ही करना है, दूसरों को मदद करना है। और एक चीज बात है, आप जानते हो ना
जितने भी लोग हो गए हैं इस दुनिया में, उन्होंने कोई ना कोई अच्छाइयाँ की है। वो ही लोग आगे आते हैं जो अच्छाइयाँ अपने जीवन में अपनाते हैं, खुद के लिए दूसरे के बारे में सोचते हैं। ऐसे आप कौन सा उदाहरण दे सकोगे? अब शिवाजी महाराज को भी पहचानते हो ना, तो शिवाजी महाराज भी उन्होंने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपनी जो प्रजा थी, आप इतिहास में पढ़ाए होगे कि शिवाजी महाराज ने लोगों को स्वराज्य दिलाने के लिए कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया, तब जाके आज हमें उनको आज भी याद करते हैं। तो बच्चों, आप इससे आज के जमाने का उदाहरण दे पाओगे? आज के जमाने में आप देखो, हम लोग सब लोग घर में बैठे हैं, आप भी घर में हो, मैं भी घर में हूँ, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। फिर भी ये जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, उस दौरान भी कितने सारे लोग हैं जो लोगों को मदद के लिए दौड़ आए हैं और उन्होंने बीमारी से बचने के लिए काफी प्रयत्न किया है, फिर भी खुद को भी बचाया और दूसरों की भी बचाने की कोशिश की। इसमें हम किसका किसका नाम ले सकते हैं? डॉक्टर है, पुलिस है, कि जो हमारे स्वयं सेवक है। इन्होंने सबने जो लोग कहीं भी फंस गए थे, उन्हें अपने से हो सके उतनी मदद करने की कोशिश की। तो यहाँ पे कवि ने हमें बताया है कि हमें हमारे जीवन में दो चीज का यहाँ उदाहरण देके बोला है कि फूल, हमें हमेशा फूलों की तरह महकना है। हमें कभी भी किसी की जीवन में कांटा नहीं बनना है। कांटा मतलब तकलीफ देना और फूल मतलब अच्छा बनना। अच्छाई और बुराई हम तो हमारे में ही है, तो हम अच्छे बनेंगे तो फूलों की तरह महकेंगे, और हम बुरे बनेंगे तो कांटों की तरह सबके जीवन में चुभते रहेंगे। तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, इसमें हमें फूलों की तरह हमारा कर्म अच्छे बनाने हैं। चाहे हम किसी भी कुल में हमारा जन्म हुआ होगा, लेकिन हम हमारी अच्छाइयाँ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो हम हमारी सफलता के रास्तों पे चलेंगे और एक न एक दिन हमारा नाम भी अमर हो जाएगा। बच्चों, आपको ये कविता पसंद आई, अच्छी लगी? अभी हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। अच्छा बच्चों, मेह का मतलब क्या है? अच्छा, हाँ, बादल। वर, वर का मतलब श्रेष्ठ और सुंदर। वसंत का मतलब क्या हुआ बच्चों? वस्त्र। वेदना मतलब घायल करना। भौर का मतलब भंवरा। जी मतलब मन। सोहना मतलब शोभा देना। शीश का मतलब सिर। बच्चों, यहाँ पे एक मुहावरा मैंने आपको बोला था, जी की कली खिलना, मतलब खुश हो जाना। आप लोग कब खुश होते हो? जब आपको परीक्षा में अच्छे गुण मिलते हैं, आप खुशी हो जाते हो, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे कि जी की कली खिलना मतलब खुश होना होता है। बच्चों, आप लोग ये कविता गाओगे और अच्छे से आपको ये लर्न भी करना है। हाँ बच्चों, ओके। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ कविता के अनुलक्ष्य में, तो आपको मुझे उसके उत्तर बताने हैं। ओके बच्चों, सब लोग तैयार हो ना? ओके बच्चों, चलो। मैं पौधों पर क्या चमकता है? चांद। सबको पता है ना? वेरी गुड। कांटा किस में छेद कर डालता है? क्या कांटा, मिस भौर को कांटा भौर को डाल में
और को और तितलियों को, तितलियों को भी वरवसन, और किसको करता है? वरवसन, वरवसन। वर मतलब सुंदर, श्रेष्ठ, और वसन मतलब वस्त्र। वस्त्र, और एक चीज, हाँ वेरी गुड, उंगलियों को भी वो छेद करता है। अभी मुझे बताओ, निराले रंग किसके होते हैं? गुलाब के, फूल के। फूल के, गुलाब भी फूल ही है, फूल का नाम ही गुलाब है। तो यहाँ पे कवि ने हमें फूल बोला है। कोई भी फूल, हर एक फूल के रंग अलग अलग होते हैं, निराले होते हैं। चलो, सबकी आंखों में कौन खटकता है? काटा, काटा। वेरी काटा, गुड, वेरी गुड। सबकी आंखों में कांटा काटा, खटकता है। एक समान कौन बरसता है? मेघ, मेघ, हाँ, एक समान मेह बरसता है। मेह का मतलब क्या होता है? बादल, बादल। वेरी गुड। जिसको भी आंसर आता है ना, चैट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, हाँ मुझे। ओके बच्चों। अच्छा, चलो अभी, अपनी सुगंध से सबको आकर्षित कौन करता है? फूल, 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 वेरी गुड, फूल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अभी हम, फूल किसको गोद में लेता है बच्चों? तितलियों को, तितलियों को, भौरे और तितली। मैंने क्या बोला? चैट बॉक्स में आपको लिखना है। डिसेबल है। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो वेरी गुड, तितलियों को गोद में लेता है। बड़कपन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती है? फूल की फूल बड़ाई, की बढ़ाई, कुल की, हाँ, कुल की बड़ाई काम नहीं देती है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, फूल किसको रस पिलाता है? भौरों को फूल रस पिलाता है। और कांटा किसका तन छेद देता है? भौर का, भौर का। तन मतलब शरीर। भौर का तन का रंग कौन सा है? मिस एक बार वापस से रिपीट करो। भौर का तन किस रंग का है? तन। भौर, भौर बोलेंगे तो क्या है? भौरा। भौरा का रंग कौन सा होता है? मिस आई डोंट नो, नहीं मालूम। हाँ, ये देखो आरती ने बताया, आरती ने बताया सांवला होता है। समझ में आया? आप लोग देखते हो भौर को। होता है। हाँ, आप तितलियों और भौर दोनों में, दोनों अलग अलग है, दोनों में फर्क है। तितलियां रंग बेरंगी होती है और भौर हमें सांवला रंग का दिखता है। अच्छा बच्चों, आपको और एक चीज पता है? कविता में लय युक्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। लय युक्त को हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे जैसे पीला खिला है, तो पालता का राइमिंग वर्ड्स क्या बनेगा? डालता, डालता। वेरी गुड। और बही का, बही, बही का क्या बनेगा? यही, 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 हाँ, यही और नहीं भी बनता है। हमें जो कविता में आए हैं ना, उसी शब्द को लेना है, बराबर है? यस वसन, मिस। वसन, वसन का क्या होगा? वसन का राइमिंग टन, वर्ड टन, टन, टन। वेरी गुड। पर का क्या होगा? पर, पर का क्या होगा? वेद, कसर। क्या होगा? कसर, कसर। मेरे बच्चों ने तो इतने अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि यस अभी हम देखेंगे
कि गलत और सही आपको मुझे बताना है, ठीक है। फूल वस्त्र को फाड़ देता है, सही है या गलत? सही है मैम। फूल फूल वस्त्र को फाड़ देता है, श्वेता ने बताया गलत। वेरी गुड श्वेता। फूल और कांटों का स्वभाव एक समान है, फूल और कांटों का स्वभाव गलत। गलत। सही बताया आपने। फूल और कांटों दोनों का स्वभाव अलग होता है, भिन्न होता है, दोनों का व्यवहार अलग होता है। फूल की सुगंध से सबका मन प्रसन्न होता है, सही। सही, वेरी गुड। सबका मन फूल की सुगंध से प्रसन्न होता है। देखो बहुत सारी, जब हम शुभ कार्य करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो हम ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? फूलों फूल का, का। फूलों के इत्र का, फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। और फूल कांटों को अनूठा रस पिलाता है, सही या गलत? फूल सही। कांटों को अनूठा रस पिलाता है, रॉन्ग। सही। रॉन्ग, गलत है। फूल किसको रस पिलाता है? तितली और भौरों को। हाँ, तितली और भंवरों को। ध्यान से सुनो बेटा, हाँ, घाई मत करो। फूल की पढ़ाई से मनुष्य महान बनता है, फूल की पढ़ाई से मनुष्य महान बनता है? नहीं, वेरी गुड। फूल की बढ़ाई से नहीं, किससे मनुष्य बड़ा बनता है? अपने अच्छे कार्य से, अपने अच्छे कर्मों से मनुष्य महान बनता है। यस। अच्छा, मनुष्य स्वयं के गलत कार्यों में से लोगों की आंखों में खटकता है, मनुष्य स्वयं के गलत कार्यों गलत। से लोगों की आंखों में खटकता है, सही। मनुष्य। सही। सही। ध्यान से सुनो बेटा, ये आंसर सही है। तो बच्चों मुझे बोलो, आपको क्या बनना पसंद है, फूल या कांटे? फूल। फूल। फूल बनना क्यों जरूरी है हमें? मिस क्योंकि फूल फूल का स्वभाव अच्छा होता है। अगर हम फूल जैसे बनेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, कर्म भी अच्छे होंगे तो हमारा अपने स्कूल में जन्म लेना भी अच्छा होगा। वेरी गुड। मतलब हमारे कार्य से ही हमारी कीमत होती है, न कि हमारे कोई भी कुल में जन्म लेने से। तो आप लोग को ये कविता कैसी लगी बच्चों? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। और आपको आज उसका ट्यून भी पता चल गया ना, उसे यस कैसे मिस। गाना है, यस सबको मिस। पता चल गया? हाँ, यस। तो सब अच्छे से लर्न करके आना और अपने टीचर को सुनाना। आई बात सबको समझ में? यस हाँ? मिस। मिस मुझे लर्न है। अरे वेरी नाइस। तुम्हें बाद में नेक्स्ट पीरियड आएगा ना, तभी हम लोग देखेंगे। एक दिन हम लोग रखेंगे स्पेशल, उस दिन सारे बच्चे कविता गा के सुनाएंगे। और ये जो कविता है ना, उसे सिर्फ गाना नहीं है, जिंदगी भर हमें उसे अपने जीवन में याद रखना है। आप देखो तो कवि ने ये कविता कब लिखी थी? कवि का जन्म कब हुआ था? बहुत सालों पहले, 1807 में हुआ था, 1800। और उनकी मृत्यु 1947 में हो गई। फिर भी हम आज उनको याद करते हैं कि नहीं? तो हमें जीवन में हमेशा अच्छाइयां ही बरतनी चाहिए, हमें गलत रास्तों पे जाना नहीं चाहिए। हमें कांटों की तरह किसी की आंख में चुभना नहीं चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए, तो ही हमारा जीवन फूल जैसा बनेगा। हमें कष्ट तो सहन करने हैं, गलत रास्ते पे जाओगे
तो भी उसमें कष्ट आते हैं, अच्छे रास्तों पे भी कष्ट आते हैं, लेकिन अच्छे रास्तों पे चलोगे तो तुम्हें उसका बहुत बड़ा इनाम भी मिलता है, आपको सफलता भी मिलती है। लेकिन गलत रास्ते में हम चलेंगे तो हमारी असफलता निश्चित है। हम दूसरों के तकलीफ दे के आगे जाएंगे तो हमारा कुछ अच्छा होगा नहीं। आई बात बच्चों समझ में आपको? यहाँ पे तो कवि ने फूल और कांटों का एक उदाहरण दिया है। तो हमें अभी से ही, अभी आप 7वीं में हो, आगे 8वीं में जाओगे, तो अभी से ही आपको, जैसे दादी माँ की कहानी में नीलू, टीनू, मीनू, नीलू सब लोगों ने अच्छी बातें सीखी थी और उन्होंने उसको जीवन में भी उसको अमल किया, जिसके वजह से सारे चिड़ी चिड़ियों को बचा पाए। वैसे भी हमें कोई भी एक ऐसा अच्छा कार्य करना है जिसे हम मदद करनी चाहिए, और वो मदद भी हमें निस्वार्थ भाव से करनी है, हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों कविता आप गाओगे ना, और हमेशा के लिए याद रखोगे। समझ में आया बच्चों? तो आपको ये जो कविता की पंक्तियां हैं उसे आपको मैं पूछती हूँ, वहां पे आपको उसका वो शब्द मुझे बताना है, बराबर है? ओके। तो रात में उन पर डैश चांद भी एक ही सी डैश है डालता, क्या आएगा उसका उत्तर? मिस बोलो बच्चा। रात में चमकता। वेरी गुड, चमकता। और क्या चमकता? एक सी ही चांद। चांदनी, क्या आएगा? चांदनी। चांदनी। हाँ, तो इसी तरह आपको ना ये जो मैंने बताया है कि कैसे कविता में हमें, कवि ने भी बताया और मैं भी आपको बता रही हूँ कि जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, हमें अच्छाई के रास्तों को छोड़ना नहीं है, अच्छे कर्म करते रहना है, अच्छाई करते रहनी है, तो ही हमारी उसकी वैल्यू होती है, हमें उसका महत्व मिलता है, उसका हमें बड़प्पन मिलता है। ना कि हमारे कोई भी कुल में हम जन्म लेंगे, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों से ही हमें बड़प्पन मिलता है। तो बच्चों ये कविता अच्छे से लर्न करना और याद रखने की कोशिश करना। यस मिस। कल हम वापस दूसरे पीरियड में मिलेंगे, दूसरी हिंदी की तासिका में मिलेंगे। तब तक सबको बाय।